नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान केंद्र में। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुरु बीजाणुधानी के बारे में कि गुरु बीजाणुधानी होता क्या चीज़ है, ये जो है कहाँ पे पाए जाते हैं और इनके किन तरह के चीज़ों को हम लोग को अध्ययन करना है। इनके संरचना के बारे में हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी पुष्प में जब उसके स्त्री केसर की बात की जाती है तो स्त्री केसर की बात करने पर हम लोग को पता चलता है ये चीज़ कि उसमें स्त्री केसर जो होता है एक मादा जनन अंग का काम करता है। तो कोई भी पुष्प जो होता है वो जनन अंग का काम करता है जिसमें मादा भाग पाए जाते हैं। उस मादा भाग में पाए जाने वाले जो भाग होते हैं उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी में उनको बांटा हुआ है। एक अंडप कहलाती है जिसको हम लोग मुख्य रूप से स्त्री केसर कहते हैं, और उसी अंडप के बाद उसी में पाए जाते हैं गुरु बीजाणुधानी। ये जो गुरु बीजाणुधानी होते हैं मुख्य रूप से उस अंडप में पाए जाते हैं जिसके माध्यम से बीजांड के माध्यम से बीज का निर्माण होता है। तो हम लोग आइए चलते हैं, पहले जानने की कोशिश ये करते हैं कि अंडप मतलब होता क्या चीज़ है, फिर उसके बाद इसी में हम बीजाणुधानी के बारे में हम लोग पढ़ें। तो चाहिए आइए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं अंडप के बारे में। अंडप जो होता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो स्त्री केसर के भागों को हम क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। मान लीजिए कोई पुष्प है, उस पुष्प में पाए जाने वाले जो स्त्री केसर होते हैं, स्त्री केसर होते हैं जो, उस स्त्री केसर को हम लोग क्या कहते हैं, अंडप कहते हैं। अब ये जो स्त्री केसर होते हैं जिसको मुख्य रूप से हम लोग अंडप कहते हैं, ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग तरीके से होती है। अगर मान लीजिए किसी स्त्री केसर में अगर एक अंडप पाया जाता हो तो एक अंडप वाले स्त्री केसर को हम कहते हैं एकांडपी। क्या कहते हैं, एकांडपी कहते हैं। अगर मान लीजिए यही अंडपों की संख्या क्या हो जाती है, अगर एक से अधिक हो जाती है, मान लीजिए 2 हो जाती है, तो उसका नाम हो जाता है द्विअंडपी। क्या हो जाता है, द्विअंडपी। यही संख्या अगर मान के चलिए बढ़ जाए तो इसका नाम हो जाता है त्रिअंडपी। क्या हो जाता है, त्रिअंडपी। और अगर मान के चलिए 3 अंडपों से अगर अधिक प्रकार के अगर उसमें अंडप पाए जाते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है, तो उस स्थिति में उसको हम कहते हैं बहुअंडपी। क्या कहते हैं, बहुअंडपी। मतलब अगर देखा जाए तो किसी भी पुष्प के स्त्री केसर वाले भाग में जो अंडपों की संख्या होती है उसके आधार पे हम स्त्री केसर को कई कैटेगरियों में बांट सकते हैं। जिसमें से मान लीजिए एक अंडप वाले हैं अगर स्त्री केसर तो उसको एकांडपी कहते हैं। द्विअंडप वाले अगर मान के चलिए उसमें पाए जाते हैं स्त्री केसर तो उसको द्विअंडपी कहते हैं। त्रिअंडपी तब कहेंगे जब उसमें क्या होंगे, 3 अंडप वाले स्त्री केसर पाए जाएंगे। अगर मान लीजिए 3 अंडप से अधिक यानी कि ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं तो उसको कहते हैं हम बहुअंडपी। यानी स्त्री केसर में उनमें पाए जाने वाले जो अंडपों की संख्या होती है उसके आधार पे उनको हम कई कैटेगरियों में बांट सकते हैं। एकांडपी 1 के लिए, द्विअंडपी 2 के लिए, त्रिअंडपी 3 के लिए, और उससे अधिक होगा तो बहुअंडपी के लिए हम उसको स्त्री केसर को बहुअंडपी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो स्त्री केसर में अंडपों की संख्या के आधार पर उसके नाम अलग अलग होते हैं। अब जब अंडप हम पढ़ लेते हैं तो अंडपों के बाद अगर देखा जाए तो अंडपों को 3 संरचनाओं में बांटा जाता है। मतलब कोई भी स्त्री केसर में पाए जाने वाले जो अंडप होते हैं वो 3 भागों से मिलकर के बने हुए होते हैं। अगर देखा जाए तो अंडप जो होते हैं वो 3 भागों से मिलकर के बने हुए होते हैं, है ना। जिसमें पहला नंबर पे है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। दूसरा नंबर पे वर्तिका, वर्तिका। और तीसरा नंबर पे होता है अंडाशय, अंडाशय। वर्तिकाग्र की अगर बात करें तो वर्तिकाग्र जो होता है किसी भी अंडप का सबसे ऊपर वाला हिस्सा पाया जाता है।
मान लीजिए हम एक अंडप का चित्र बना देते हैं। मान लीजिए इस तरीके से ये अंडप है। इस अंडप में अगर हम देखें तो ऊपर का जो टॉप वाला भाग होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र, बीच वाला जो भाग होता है वो कहलाता है वर्तिका, और जो नीचे वाला जो चौड़ा भाग होता है जो फूला हुआ आकृति में पाया जाता है ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, अंडाशय। मतलब किसी भी अंडप में पाए जाने वाले जो 3 भाग होते हैं उसमें से पहला भाग ऊपर की ओर जो होता है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, जिसको हम स्टिग्मा के नाम से भी जानते हैं, इसको हम स्टिग्मा भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो वर्तिका होता है ये वर्तिका को हम स्टाइल के नाम से जानते हैं, इसको स्टाइल के नाम से जानते हैं। और जो तीसरा होता है अंडाशय जिसको हम ओवरी के नाम से जानते हैं, ओवेरी। ये जो ओवेरी होता है ये नीचे सबसे नीचे वाले पार्ट्स में पाए जाते हैं जिसको हम लोग अंडाशय का नाम देते हैं। तो अगर हम देखें तो ये 3 भागों से मिल करके ये जो होता है अंडप का निर्माण होता है, और इसी तीनों भागों से अंडप का निर्माण होने के बाद इसमें पाए जाने वाली जो अंडाशय होती है यही अंडाशय के अंदर ये बीजांड पाए जाते हैं। अगर बात करें हम लोग बीजांड की संरचना के बारे में, तो जो बीजांड होते हैं उसको हम लोग गुरु बीजाणुधानी के नाम से भी जानते हैं। मतलब गुरु बीजाणुधानी को हम बीजांड के नाम से भी कह सकते हैं। और ये जो बीजांड होते हैं किसी भी फल में बीज के निर्माण की प्रक्रिया जो होती है इसी बीजांड के माध्यम से होती है। आइए सबसे पहले इसको हम चित्र के माध्यम से आपको बीजांड की संरचना के बारे में समझाने का पूरा कोशिश। तो सबसे पहले इस चित्र को हम देखें तो ये एक प्रकार का बीजांड का चित्र है। इस बीजांड के चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए सबसे पहले हम बाहर से अंदर की ओर चलना चालू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें इस बीजांड की संरचना में, इस चित्र में सबसे बाहर में पाई जाने वाली जो डंठल जैसी संरचना है, ये डंठल जैसी संरचना जिसके माध्यम से ये बीजांड पूरी तरीके से क्या रहता है, खड़ा रहता है। तो इस बीजांड का जो डंठल जैसी संरचना जो सबसे बाहर में जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं फ्यूनिकल, जिसको हिंदी में हम बीजांड वृंत के नाम से भी जानते हैं। अगर मान लीजिए इस डंठल जैसी संरचना जिसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं, इस फ्यूनिकल को अगर हम मान लीजिए आगे की ओर बढ़े तो ये जो फ्यूनिकल इस बीजांड के संरचना में जिस स्थान से क्या होता है, फिट होता है, यानी जिस स्थान से जुड़ा हुआ होता है उसको हम हीलम कहते हैं, जिसको हम नाभिका के नाम से भी जानते हैं। हीलम को हिंदी में नाभिका के नाम से भी जानते हैं, जो कि ये डंठल जैसी संरचना का अंतिम छोर होता है जो इस बीजांड से डायरेक्ट संपर्क में पाया जाता है। ये हुआ दूसरा भाग। अब इसके बाद चलते हैं, तो अगर हम मान लीजिए इस बीजांड की संरचना में अगर इसके चारों तरफ का लेयर हम देखें तो इस चारों तरफ के लेयर में 2 लेयर से ये पूरा का पूरा बीजांड क्या हुआ है, ढका हुआ है। देख सकते हैं ये जो है पहला लेयर और ये है अंदर वाला लेयर, है ना दूसरा लेयर। इस पहले वाले लेयर और इन दूसरे वाले लेयर जो दोनों लेयर है जिसके माध्यम से ये पूरी की पूरी जो है बीजांड क्या हुई है, पूरी ढकी हुई है, इसको हम कहते हैं इंटिग्यूमेंट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इंटिग्यूमेंट, हिंदी में अध्यावरण के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो अध्यावरण होता है जिसको इंटिग्यूमेंट कहते हैं, ये इंटिग्यूमेंट एक बाहर में है एक अंदर में है। तो जो बाहर वाला हिस्सा होता है इस बाहर वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं आउटर इंटिग्यूमेंट। आउटर इंटिग्यूमेंट को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं बाह्य अध्यावरण, मतलब कि उसका जो लेयर है वो है। अंदर वाले भाग को हम इनर इंटिग्यूमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंदर की ओर होता है। तो इंटिग्यूमेंट जो होता है इसके बाहर का आवरण होता है। अब इसके अंदर चलते हैं। इसके अंदर में हम देखें तो इसका पूरा का पूरा पार्ट्स जो होता है ये बहुत सारी मृदुतिकी यानी कोमल कोशिकाओं से ये भरा हुआ एक प्रकार का पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। यानी इनके अंदर पाए जाने वाले जितने भी कोशिकाओं के समूह हैं जो कि मृदुतिकी कोशिकाओं, पेरेनकाइमी कोशिकाओं से बने हुए भाग होते हैं, ये पेरेनकाइमी कोशिकाओं से बना हुआ ये जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है अंदर की ओर टोटल, इसको हम लोग कहते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस को हम लोग निभागीय भी बोलते हैं। न्यूसेलस को हम लोग देखा जाए
तो इसको बीजांडकाय के नाम से भी जानते हैं हम लोग। अब इसके अंदर की ओर चले तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि इसके न्यूसेलस के दो भाग होते हैं, एक होता है ऊपर का भाग और दूसरा होता है नीचे का भाग। ये जो ऊपर का जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं चैलेजा। क्या कहते हैं? चैलेजा। ये चैलेजा के ठीक विपरीत दिशा में इस बीजांडकाय के जो इधर नीचे वाला हिस्सा जो खुला हुआ पार्ट होता है, जिधर से थोड़ा सा छिद्र बना हुआ होता है, इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। जहां से छिद्र होता है यहीं से जब भी निषेचन की घटना होती है इसी के माध्यम से क्या होते हैं, पराग अंकुरण की घुसने की प्रक्रिया होती है, प्रवेश करने की प्रक्रिया होती है। तो ये जो माइक्रोपाइल का ठीक ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है चैलेजा, जो कि इसमें हीलम की तरफ होता है, जबकि इस फ्यूनिकल के तरफ पाए जाने वाले जो डंठल का निचले वाला हिस्सा होता है उधर तरफ पाए जाने वाला भाग जो होता है वो माइक्रोपाइल कहलाता है। अब अगर हम देखिए इसके अंदर के भाग में, तो अंदर में कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। इन कोशिकाओं के समूह में अगर देखा जाए तो ऊपर में पाए जाते हैं जो भाग, जो चैलेजा के तरफ पाए जाने वाले कोशिकाओं के 3 कोशिकाओं का समूह होता है। इन 3 कोशिकाओं में अगर ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती हैं उनको एंटीपोडल सेल का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? एंटीपोडल। ये जो एंटीपोडल है उसको हिंदी में हम लोग प्रतिमुख कोशिका के समूह का नाम से भी जानते हैं, जो कि मुख्य रूप से इस बीजांडकाय को क्या करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है। तो ये जो एंटीपोडल कोशिकाएं होती है वो ऊपर में चैलेजा के तरफ पाए जाने वाले 3 कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक इसके विपरीत दिशा यानी कि माइक्रोपाइल के तरफ बाकी 3 कोशिकाओं के समूह होते हैं, जिसमें से एक कोशिका, एक सेल जो होता है वो एग होता है, जिसको हम अंड के नाम से भी जानते हैं, और बाकी के जो 2 जो साथ में पाए जाने वाले कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के समूह को हम लोग कहते हैं सिनर्जीड्स कोशिकाएं, यानी सहायक कोशिका भी बोल सकते हैं इसको, है ना, जो कि मुख्य रूप से एग्स को क्या करते हैं, पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, बाद में ये नष्ट हो जाते हैं। अब बात करें हम लोग बीज में, तो बीज में पाए जाने वाली जो कोशिकाएं जो होती है वो मुख्य रूप से 2 तरह का होती है। इसमें से एक कोशिका को डेफिनेटिव न्यूक्लियस है, जो कि न्यूक्लियस के रूप में पाई जाती है, ये डेफिनेटिव न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो इसके अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें इन तरह की कोशिकाओं के समूह पाए जाते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, उनको एक साथ भ्रूण कोश का नाम भी जाना जाता है, जिसको हम लोग एम्ब्रियो सेक कहते हैं। ये एक प्रकार का भ्रूण कोश जिसको हम लोग एक साथ एम्ब्रियो सेक कहते हैं। इसी में यहाँ पे निषेचन की घटना होती है और निषेचन की घटना के बाद क्या होती है, फलों में बीज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो गुरु बीजाणुधानी जो होता है, जिसको हम लोग बीजांड भी बोलते हैं, ओव्यूल भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम मेगा स्पोरेंजियम के नाम भी से भी जानते हैं, ये जो होते हैं किसी भी पुष्प में स्त्री केसर जो पाए जाते हैं, जिसको हम लोग अंडक कहते हैं, इस स्त्री केसर के अंदर पाए जाने वाले ये भाग होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। ये गुरु बीजाणुधानी ही आगे चल करके क्या करते हैं, बीज का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से आज के सेशन में हम लोग इस गुरु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ें। ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पुष्प के लिए इम्पोर्टेंट भाग होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से फलों में बीज का निर्माण होता है। अगले सेशन में हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।